हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आपको बतला दें कि इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग ये भी जान लिए थे कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। आप जान लीजिए, आज हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। समझ रहे हैं? उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि कूलम्ब्स लॉ के लिए दो चार्ज के बीच यदि 2 पॉइंट चार्ज हो या तो चार्ज क्या हो, पॉइंट हो Q1 और क्या चीज Q2, और चार्ज कैसा हो, पॉइंट हो, या चार्ज क्या हो, स्फेरिकल सिमेट्रिक हो। स्फेरिकल सिमेट्रिक हो तो पॉइंट चार्ज रहेगा तब उसके बीच का डिस्टेंस, और यदि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज रहेगा तब उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग इसमें काउंट करते हैं। समझ रहे हैं? और इसमें जब दो पॉइंट चार्ज या दो स्फेरिकल चार्ज कुछ दूरी पर स्थित हो तब उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज R²। समझ रहे हैं? अब देखिए, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में बोले, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, एक छोटा सा हम इसको रिवाइज कर देते हैं। डीपली जानना है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, जस्ट पीछे वाला। अगर ये पहला चार्ज है और ये कैमा चार्ज है, दूसरा चार्ज है, पहला दूसरा पर जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F21, और दूसरा जो पहला पर फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F12। अब देखिए, यदि हम दूसरा से पहला की ओर आते हैं तब इस डिस्टेंस को, इस सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं R12, और पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखते हैं R1 माइनस R2। यदि पहला से दूसरा की ओर जाते हैं तब इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे R21, और इसके लिए फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1। किस रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में। क्लियर? अगर दूसरा से पहला की ओर आएंगे तब क्या लिखेंगे, R12, और दूसरा से पहला से दूसरा की ओर जाएंगे तो R21, और फॉर्मूला होगा R2 माइनस R1। और यदि यही कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के रूप में कहा जाए कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला है, F बराबर होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई RQ, बाई क्या चीज, RQ, इंटू वेक्टर R। क्लियर? और यदि कहा जाए कि F12 बराबर मतलब कि क्या होगा, तो F12 बराबर होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R का क्या हो जाएगा, Q, और कौन सा R12 मतलब दूसरा से पहला की ओर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा R12 का क्या चीज, होल क्यू इंटू वेक्टर, बोलो बाबू, R12। क्लियर? और पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना होगा तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे, F12 बराबर होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल क्यू, इंटू होगा R1 माइनस क्या चीज, R2। क्लियर? सिमिलरली इसी प्रकार से यदि पूछा जाए आपसे कि F21 बराबर क्या होगा, F21, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, F21 के लिए K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या हो जाएगा, R21 का होल क्यू इंटू वेक्टर R21। क्लियर? जो बात यहां लिखा हुआ है वही बात हम यहां पर लिखेंगे। अब पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा रहेगा तो शुरू वाला से अंतिम वाला क्या कर लेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं? इसको लिखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, यहां दिखाई दे रहा है, वो नीचे दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं ना है, यहां दिखाई दे रहा है तुम लोग को, वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहां पर लिखेंगे R2 माइनस क्या चीज, R1 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, होल क्यू, इंटू होगा R2 माइनस
R1 वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ रहे हैं? अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्स हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और अभी सेकेंड ईयर आते आते हम लोग पहला फोर्स किससे दर्शन हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स से, और दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसका कंपैरिजन देखते हैं। आप चाहते हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात बतलाइए, आपको बतलाए हैं कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होता है वह कितना होता है? 2 होता है। बतला दिए हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी का कितना होता है? 2 होता है। पहला का नाम क्या है? मास। पहला का नाम क्या होता है? मास। और दूसरा का नाम क्या होता है? चार्ज। यदि मास और मास के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यदि दोनों चार्ज रेस्ट में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कूलम्ब फोर्स। अब इसी में हम लोगों को तुलना देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों फोर्स में समानता क्या होता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला समानता क्या है? चाहे वह ग्रेविटेशनल फोर्स हो और चाहे क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। एक तरफ हम लिख देते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरे तरफ हम लोग लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला समानता क्या है कि देखिए, हाँ वहां पर प्रॉपर्टी में वही ना होगा, प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पर है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। होता है लिखते लिखते कभी कभी मिस हो जाता है। अब आप लोग +2 के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा अपने से भी कोशिश कीजिए कि उसको ठीक करें। देखिए सबसे पहला जो सिमिलरिटी होता है आपको बतला दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और विशेषतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग किसका यहां पर चर्चा कर रहे हैं? कूलम्ब फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में किसका हम लोग यहां पर गणना करेंगे? कूलम्ब फोर्स का। आप लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको, ये अर्थात कूलम्ब फोर्स। एक बात बतलाइए, कूलम्ब फोर्स F बराबर क्या होता है बाबू? यहां पर देखो, अरे बाद में लिख लेना इसको, हम लिखने के लिए मौका देंगे। F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज? R²। और ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 अब बाई क्या चीज? R²। पढ़े हैं? अब देखिए कहने का अर्थ है कि ये दोनों डिपेंड कर रहा है किस पर? ये दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। इसके भी बटा में क्या है? R²। और इसके भी बटा में क्या है? बोलिए R²। समझ रहे हैं? यानी कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब दूसरा क्या है सिमिलरिटी? दो चार्ज हो, 2 पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज हो, दोनों
इस सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो तो दो चार्ज के सेंटर के लाइन के एलोंग कौन लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। और यदि दो पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल, सॉरी यहां पर चार्ज नहीं, यहां पर क्या हो? मास हो। इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं क्या चीज? m2। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वह भी किस पर लगेगा? इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा के एलोंग लगेगा। समझ रहे हैं? जो लाइन इसके सेंटर को मिलाएगा उसी के एलोंग यह फोर्स। यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? यहां पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और यहां पर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। कोई प्रॉब्लम? अब कहता है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा। ये कौन सा नया बात बतला रहे हैं? तो एक बात बतलाइए, ये फोर्स इधर भी तो लग सकता था, इधर भी तो लग सकता था। नहीं, इधर उधर नहीं लगेगा। अगर यह लगेगा इधर तो दूसरा का लगेगा इधर, अगर पहला का लगेगा इधर तो दूसरा का लगेगा इधर। मतलब उसी लाइन के एलोंग लगेगा, चाहे वह आगे लगे चाहे वह पीछे लगे। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सिमिलरिटी था। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? तो पहले नोट कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है। किसमें? कूलम्ब फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या है। तो एक बात मतलब, अभी तो आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, इट मीन्स आप समझ रहे होंगे, शराब पीना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दूध पीना पसंद करते हैं। हर आदमी का पसंद क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है? आदमी है। ये दोनों क्या है? कूलम्ब फोर्स भी फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? फोर्स है। लेकिन दोनों का पसंद क्या है? अलग अलग है। तो कुछ ऐसा भी आदमी है कि दूध भी पीना पसंद करता है और शराब भी पीना पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आदमी में कुछ समानता होता है और कुछ विभिन्नता होता है, ठीक उसी प्रकार से इस दोनों फोर्स में भी कुछ समानता था तो कुछ क्या है? विभिन्नता है, कुछ अंतर है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो एक तरफ लिख लिया जाए क्या चीज? कूलम्ब फोर्स। और दूसरी तरफ क्या लिख लिया जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं? अब देखिए, कूलम्ब फोर्स जो होता है वह दो चार्ज को आकर्षित भी करता है तो प्रतिकर्षित भी करता है, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। समझ रहे हैं? मतलब यह फोर्स जो होता है वह अट्रैक्टिव होता है, साथ ही साथ एज वेल एज रिपल्सिव होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा, यहां रहे चाहे लंदन में रहे, ये दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, समझ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि जितना फोर्स पानी में लगेगा उतना ही फोर्स कहां पर लगेगा? हवा में। उतना ही फोर्स कहां पर लगेगा? निर्वात में, वैक्यूम में। उतना ही फोर्स किसी भी दूसरे मीडियम में लगेगा। कहने का अर्थ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर मीडियम का कोई प्रभाव नहीं होता है।
यह फोर्स जो होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंडिपेंडेंट होता है किस पर, मीडियम पर। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि हवा में कांस्टेंट कुछ अलग होता है और पानी में कांस्टेंट कुछ अलग होता है, तेल में कुछ कांस्टेंट क्या होता है, अलग होता है। कहने का अर्थ है कि कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? दिस फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, whereas ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी लिख दी तो क्या समझ लीजिएगा आप लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ही कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, चले तीसरा एक और अंतर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बहुत बहुत बड़ा होता है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा फोर्स होगा, बहुत वीक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के लिए, सेम बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। समझ रहे हैं? ये कैसे बड़ा होता है इसका प्रूफ हम अभी बतलाएंगे आप लोगों को, पहले इसको नोट कर लिया जाए। अब देखिए, हम अभी बतलाए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। एक बात बतलाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कांस्टेंट क्या हम लोग लगाते हैं, के लगाते हैं ना, और के का मान हम लोग कितना लिखते हैं, 9 × 10⁹, यही ना। अच्छा एक बात बतलाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग कांस्टेंट क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, और जी का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11, इतना ही ना होता है। अब यहां पर जरा देखिए और बतलाइए कि के का मान ज्यादा है कि जी का मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है, के का मान क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, जी के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं? यहां पर 10 की पावर कितना है, -11, और यहां पर 10 की पावर कितना है, +9, है ना। प्लस वाला क्या होगा, ज्यादा, और माइनस वाला क्या होगा, कम। यहां पर स्पष्ट है कि K इज फार ग्रेटर देन कैपिटल जी। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट, ये बतलाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बहुत बड़ा होगा। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द, नोट कीजिएगा आप लोग, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए ऑब्टेन करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्टेन करना है, जो रखा हुआ है प्लेस्ड एट
सम डिस्टेंस इन एयर मान लीजिए, या क्या मान लेते हैं हम लोग, वैक्यूम मान लेते हैं। क्लियर? एयर कहा जाए या वैक्यूम कहा जाए, दोनों के लिए वैल्यू हम लोग क्या डालते हैं, सेम डालते हैं। तो आप लोग पहले इसको बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हम चलिए ऑप्शन दे देते हैं, कोई एक सही होगा। और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जनरली ही पूछा जाता है। चलिए ए नंबर हम ऑप्शन दे देते हैं 10 to the power 30, बी देते हैं 10 to the power 40, चाहे यहाँ पर कर देते हैं 32, 42, और सी नंबर कर देते हैं 10 to the power 22, और डी नंबर कर देते हैं 10 to the power 12। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है, आप लोग पहले इसको बनाइए। चलिए बनाइए, वीडियो को रोक करके बनाइए, कोई बात नहीं, हम बतला देते हैं। अब देखिए, हमको रेशियो निकालना है कि एफ ई बाई एफ जी इजक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एफ ई बाई एफ जी का मान क्या होगा। समझ रहे हैं? अब जरा देखिए, हमको निकालना है एफ ई बाई क्या चीज, एफ जी। एक बात बताइए, एफ ई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जी इंटू एम वन इंटू एम टू, बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। क्लियर? मतलब कहने का अर्थ है कि यहां पर आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। क्या बचेगा, यहां पर बचेगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई जी इंटू एम वन इंटू क्या बचेगा, एम टू बचेगा। यही ना बचेगा। किसके किसके बीच निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच। किसके बीच निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आपको बतला दे कि यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। समझ रहे हैं? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg। क्लियर? और दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सेम डिस्टेंस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 लिखेंगे ना। Q1 भी उतना ही है, Q2 भी क्या है, उतना ही है। E इंटू क्या है, E। कहने का अर्थ है कि QE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बाई क्या हो जाएगा, G। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। और जितना M1 उतना ही क्या है, M2। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, यहां पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर भी क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि Me का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसका वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा तब यहां पर वैल्यू जो होगा वह होगा 9 गुने 10 के पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर बाई यहां पर होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 और Me का स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि 9.11 चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 गुने 10 के पावर कितना, -31 का होल स्क्वायर। जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका लास्ट में आंसर जो होगा वह आएगा अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स आएगा 0.0416 इंटू 10 टू दी पावर 44 कितना होगा, 44 होगा। समझ रहे हैं? और 2 अंक आगे बढ़ाइएगा तो ये आ जाएगा 4 गुने 4.416 इंटू 10 टू दी पावर 42। अप्रोक्स कितना आया, 10 टू दी पावर 42।
मतलब ऑर्डर कितना बतला रहा है 10 टू द पावर 42, तो आपका राइट आंसर कितना चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर। अब आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। फॉर 2, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या कर दिया, प्रोटॉन। इसको नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। चलिए बनाइए, तो इसको वीडियो को रोक करके सेम क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe टू Fg फॉर 2 प्रोटॉन्स कर दीजिए। प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन एयर। नोट कीजिए और वीडियो को रोक करके आगे वाला बनाइए। चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। क्या हेल्प कर देते हैं कि इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सेम बात आप बतलाइए कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन QP उतना ही होगा जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अरे आपको बनाते बनाते कुछ इंफॉर्मेशन याद ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब बतलाइए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर। अब वही बात, 2 प्रोटॉन है, दोनों क्या है, प्रोटॉन है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि r होगा। यहां पर प्रोटॉन है तो यहां पर भी क्या होगा, प्रोटॉन। जितना चार्ज QP यहां पर, तो QP यहां पर, अगर MP यहां पर तो MP यहां पर भी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, Fe/Fg आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा K इंटू Q1 इंटू, अच्छा K इंटू Q1, Q1 कहने का मतलब क्या चीज, QP इंटू QP, तो क्या हो जाएगा QP का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा G इंटू M1 इंटू MP, M1 इंटू M2। M1 का वैल्यू क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, M2 का भी वैल्यू क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हो जाएगा MP का क्या चीज, होल स्क्वायर। जब इसको उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो आपका लास्ट में आंसर जो होगा वह 1.24 × 10⁻36 होगा। कितना होगा, 1.24 × 10⁻36। यदि ऑप्शन होगा 10 टू दी पावर, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है क्या चीज दे दिया 10 टू दी पावर 20, चलिए 10 टू दी पावर 15 दे दिया, 10 टू दी पावर 25 दे दिया, 10 टू दी पावर 35 दे दिया और 10 टू दी पावर 45 दे दिया। तो आपका यहां पर देखिए कि कितना है 36। तो इसमें देखना कि अप्रोक्स किसके नियर आ रहा है आंसर, ए वाला आ रहा है कि बी वाला आ रहा है कि सी वाला कि डी वाला। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है लेकिन किसके नजदीक है, सी के नजदीक, तो आपका यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर। अब आप एक तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, खुद से बनाइएगा। उसमें आपको मान लेना है तीसरा प्रॉब्लम में एक प्रोटॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या चीज, प्रोटॉन। तो एक जगह प्रोटॉन मानिएगा, अगर मान लेते हैं कि एक तरफ हम मान लिए इलेक्ट्रॉन तो दूसरा तरफ क्या मान लेना है आपको, प्रोटॉन होगा। तो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन होगा, यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। आपको बता दें कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का। अब मास प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर Fe/Fg लगभग, एक्यूरेट तो नहीं बतला रहे हैं, लगभग आएगा 2.27 × 10⁻39। कहने का अर्थ है कि आपने अभी देखा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ समझाते हैं, 1-2 लाइन। एक छोटा सा हम आपको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं।
बड़ा और छोटा के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास है 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया आपके पास है, और किसी अदर पर्सन के पास हम मान लेते हैं कि 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। समझ रहे हैं? कितना हो गया? 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़। और आपके पास कितना है? 1000। तो 100 करोड़ वाला के सामने आपके पास क्या वैल्यू होगा? अदर के सामने आपका वैल्यू जो है वह 0 है। आपका वैल्यू क्या है? u जो है वह टेंड्स टू क्या है? 0 है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर आपके पास 1000 है तो 10 टू दी पावर कितना है? 3। इसके पास 100 करोड़ है तो कितना वैल्यू है पैसा में, पावर में? 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टू दी पावर कितना है? 10। यानी कितना गुना बड़ा है? 10 टू दी पावर 10 अब बाय 10 टू दी पावर कितना? 3, यानी 10 टू दी पावर कितना? 7। 10 टू दी पावर 7 टाइम्स आपसे बड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो गए? 0। अब एक बात बतलाइए, Fe अब बाई Fg आपने देखा इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? Fe बाई Fg। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या देखा कि ये फोर्स जो होता है 42 टाइम्स बड़ा होता है। कितना टाइम्स बड़ा होता है? प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। प्रोटॉन के लिए कितना होता है? 10 टू दी पावर 36। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तब उसके लिए कितना होता है? 10 टू दी पावर अप्रॉक्स 39। समझ रहे हैं? 36, 39 और 42 तीन के ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। 36 3 39, 39 3 कितना? 42। समझ रहे हैं? अब एक बात बतलाइए, कहने का अर्थ है कि कम से कम बड़ा होगा तो कितना गुना बड़ा होगा? 10 टू दी पावर 36 टाइम्स बड़ा होगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 10 टू दी पावर 42। हम मान लेते हैं कि सबसे छोटका होगा 10 टू दी पावर 36। हम मान लेते हैं कि Fe जो है, Fg जो है वह Fe जो है Fg का कितना गुना है? 10 टू दी पावर 36। तो आप समझ सकते हैं कि 10 के पावर 7 था तब आपका वैल्यू क्या था? 0। और यहां पर कितना आ गया रेशियो? 10 टू दी पावर 36। तब बतलाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? एकदम बहुत बहुत छोटा फोर्स होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको चाहते हैं तो नोट कीजिए जल्दी। यहां पर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच दैट व्हेन दिस 2 पार्ट्स आर kept at some separation the electrostatic force between them is maximum. Find the charge on each parts. क्वेश्चन कहता है कि कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज क्या है? Q है। इसको 2 ऐसे पार्ट में बांटना है कि यदि इसको हम किसी फिक्स डिस्टेंस पर रख दें, मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। R कितना है? फिक्स है। तो इसको 2 पार्ट में बांटने पर इसके फोर्स F जो हो वह अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वह क्या हमको मिले? मैक्सिमम मिले। तो कहता है कि बतलाए कि दोनों पार्ट का मान क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं
अच्छा देखिए, यहां पर कैपिटल क्यू को ही कितना भाग में बांटना है? 2 भाग में बांटना है। समझ रहे हैं? तो हम लोग मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज इज एक्स। दिखाई दे रहा है? पहला पार्ट हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। देख जरा बात बतलाइए कि सेकेंड पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वह क्या होगा? पहला चार्ज मान लिए कितना? एक्स। जैसे 10 रुपया है, 10 को 2 भाग में बांटना है। अब किसी एक को आपने दे दिया 2 रुपया, तो दूसरे के पास कितना बचा? 8 रुपया। कैसे निकाले 8? तो 10 में से 2 को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो दूसरा पार्ट हमको कितना मिलेगा? पहला भाग मान लिए कितना? x, तो दूसरा भाग हमको क्या मिलेगा? q और माइनस क्या चीज? x। क्लियर? कहने का अर्थ है कि किसी एक जगह अगर x चार्ज होगा, q1 बराबर कितना होगा? x, तो q2 बराबर हमको कितना मिलेगा? कैपिटल Q और माइनस कितना? x। क्लियर? अब देखिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, जरा बताइए तो? K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई क्या चीज? R स्क्वायर। यहां पर क्या होगा? K इंटू Q1 के जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे? X, और Q2 के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? कैपिटल Q माइनस X, अब बाई क्या होगा? R स्क्वायर। दिखाई दे रहा है बुआ? मोनू दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कुछ पूछना भी है? नो सर, समझ में आ रहा है। अब देखिए, चूंकि हमको F क्या लाना है? मैक्सिमम लाना है। सिंस लिखेंगे F इज मैक्सिमम। F क्या है? मैक्सिमम है। अब एक बात बतलाइए, F किस पर डिपेंड कर रहा है? X पर। देयरफॉर dF बाई dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप मैक्सिमा और मिनिमा मैथ में पढ़िएगा तो किसी भी फंक्शन के का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में जिस पर वह डिपेंड करता है, यदि y जो है वह डिपेंड करे किस पर? x पर। y डिपेंड करे x पर, तो y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy बाई dx का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। यदि मान लेते हैं कि m जो है वह डिपेंड कर रहा है क्या चीज पर? n पर, तो m का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब dm बाई dn का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर फोर्स जो है वह डिपेंड किस पर कर रहा है? x पर। उसके दोनों भाग पर डिपेंड कर रहा है, तो df बाई dx क्या होना चाहिए? 0। और df बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। जानते हैं ना आप लोग? df बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ रहे हैं? अब क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंसी d बाई dx ऑफ f। f का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट कर लिए हैं? जरा बताइए। k इंटू एक्स, k इंटू एक्स इंटू कितना? q माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए तो k इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा? q माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, अब बाई क्या होगा? r स्क्वायर। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अरे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो कांस्टेंट को बाहर कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और dx बाई क्या बचेगा? यहां पर dx बचेगा, कैंसिल हो गया, माइनस फिर यहां पर k क्या है? कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, तो k बाई आर स्क्वायर तो दोनों के बटा में है ना? क्या लिखेंगे? इंटू, अब देखो x के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पर लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज? एक्स स्क्वायर।
क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू बाई क्या चीज आर स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर फंक्शन पावर -1, ये हो जाएगा सीधे क्या चीज 2x, यानी कि k इंटू होगा 2x अब बाई क्या चीज आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, थोड़ा सा हम यहां पर मिटा देते हैं ऊपर में, ठीक है, समझ रहे हैं ना बुआ। लिखेंगे या k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू होगा k इंटू एक्स अब बाई क्या चीज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, k से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर क्या है बुआ कि x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2 को आगे कर दीजिए, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 आगे हो जाएगा। या लिखेंगे q इजक्वल टू 2x, या लिखेंगे हम लोग x बराबर होगा q बाय 2। कहने का अर्थ है कि पहला भाग जो हमको यहां पर मिलेगा फर्स्ट पार्ट, वह कितना मिलेगा x बराबर q बाय 2, तो दूसरा भाग हमको कितना मिलेगा q माइनस एक्स है, तो q माइनस q बाय 2, तो दूसरा भाग भी कितना मिलेगा q बाय 2, यानी कि हमको यहां पर पहला भाग कितना मिलेगा x बराबर q बाय 2 और दूसरा भाग हमको कितना मिलेगा, नहीं बुझा रहा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर हमको पहला भाग फर्स्ट पार्ट हमको कितना मिला x, x का मान कितना आ गया q बाय 2। अच्छा सेकेंड पार्ट हमको कितना मिला q माइनस कितना x, यही ना माने थे सेकेंड पार्ट, क्या हो जाएगा q माइनस x का वैल्यू कितना q बाय 2, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना होगा q बाय 2। कहने का अर्थ है कि किसी भी चार्ज को जब बराबर बराबर दो भाग में मार देंगे तब किसी भी डिस्टेंस पर रखने पर उसके बीच का फोर्स जो होता है वह क्या होगा मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत, पहले इसको नोट कीजिए फिर दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देखिए आपको बतला दे, प्रॉब्लम को देखने से पहले अब आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा, अभी तक हम लोग जितना प्रॉब्लम देखे वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन यदि 3 चार्ज हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, n चार्ज हो, तब उसके लिए हम लोग कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तब उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। एक बीच में छोटा सा और टॉपिक आपको बता देते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम के नियम की सीमाएं, कहां तक ये कार्य कर सकता है, कहां पर कार्य करेगा और कहां पर कार्य नहीं करेगा। आपको बतला दें, 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में इसमें इसकी वैलिडिटी को देखा जाता है कि कहां पर ये वैलिड होगा और कहां पर वैलिड नहीं होगा। तो आपको बतला दें, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, या तो वैलिड है यह पॉइंट चार्ज के लिए। याद करना है, याद कीजिए, समझ लीजिए, एकदम याद ही कर लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा,
पॉइंट चार्ज के लिए तो बहुत छोटा चार्ज हो, या यदि थोड़ा सा बड़ा हो तो चार्ज कैसा होना चाहिए? स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए, एकदम गोलाकार होना चाहिए। गोलाकार हो चाहे क्या हो, पॉइंट हो। दो चार्ज के लिए नियम वैलिड होगा, बाकी के लिए वैलिड नहीं होगा। कूलम्स लॉ डज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं होता। जैसे कि एक चार्ज ऐसा है, एक चार्ज ऐसा है, ये भी तो चार्ज है और ये भी क्या है? चार्ज। बहुत बड़ा बड़ा दो चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आ जाए तब इसके बीच हम लोग कूलम के नियम से फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बतलाते हैं। देखिए, कूलम्स का लॉ वैलिड करेगा किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए। एक्सटेंडेड के लिए वर्क नहीं करेगा, बड़ा चार्ज के लिए यह काम नहीं करेगा लॉ। तीसरा बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि कूलम्स लॉ वैलिड तभी होगा जब दोनों चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चीज में होगा? रेस्ट में होगा, तभी कूलम का नियम वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। कूलम्स लॉ ओनली वैलिड when both point charges are at rest with respect to each other। कहने का अर्थ है कि पहला यदि रेस्ट में हो तो दूसरा भी क्या चीज में होना चाहिए? और रेस्ट में होना चाहिए। समझ रहे हैं? पहला यदि मोशन में हो तो दूसरा भी मोशन में होना चाहिए विथ सेम वेलोसिटी। मोशन में हो विथ सेम वेलोसिटी से मोशन में हो, विथ सेम वेलोसिटी, तभी यह नियम लागू होगा, अदरवाइज यह नियम लागू नहीं होगा। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अर्थ होता है, उसका हिंदी रूपांतरण होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या चीज? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम इसी को हम कह सकते हैं फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज, बहुत सारा चार्ज दिया हुआ, एक चार्ज नहीं दिया हुआ, चार्ज का गिनती दो से ज्यादा हो। जैसे जब दो चार्ज हो Q1 और Q2, समझ रहे हैं, तब उसके बीच फोर्स क्या लगेगा? हम लोग जानते हैं कि पहला दूसरा पर जो फोर्स लगाता है उसका नाम होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, और दूसरा पहला पर जो फोर्स लगाता है उसका नाम होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड।
जानते हैं हम लोग। लेकिन यदि चार्ज 3 हो, कितना हो, 3 हो, यहाँ पर एक फोर्स, एक चार्ज यहाँ पर दिया हुआ हो, एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और ये क्या चार्ज है, तीसरा चार्ज है। और हमको बारी बारी से दूसरा पर फोर्स निकालना है। किस पर फोर्स निकालना है, दूसरा पर। तो एक हमेशा चार्ज को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स होगा। तो इसको हम मिलाएंगे तो यह रेखा, ये लाइन हमको मिलेगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और जब इस दोनों चार्ज को हम मिलाएंगे तो इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू क्या चीज, थर्ड। अब मान लीजिए कि हमको फाइंड आउट करना है फोर्स, नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पहला सिस्टम में। ये सिस्टम नंबर 1 मान लेते हैं, ये सिस्टम नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समझ रहे हैं। इन फर्स्ट सिस्टम में हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, तो नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज क्या है, फोर्सेस ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं F21। कोई दिक्कत। यदि हमको लिखना हो दूसरा सिस्टम में, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर हमको सेकेंड पर नेट फोर्स निकालना हो, नेट फोर्स ऑन क्या चीज, चार्ज सेकेंड। तब यहां पर जरा देखिए, यहां पर सेकेंड पर तो 2 फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F21 और एक फोर्स इधर लग रहा है F23। अब ये दोनों का योगफल होगा। अब अच्छा देखिए, दोनों का योगफल कैसे निकालेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन क्या दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है, नहीं है, इसके बीच कुछ ना कुछ क्या है, एंगल है, थीटा एंगल है। तब इसको वेक्टर लॉ से जोड़ेंगे। किस लॉ से जोड़ेंगे, वेक्टर लॉ से। यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वह होगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये वाला फोर्स, प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से सिमिलरली इन अ सिस्टम ऑफ n चार्ज, इसी प्रकार से जब चार्ज का मान क्या हो, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो, 5 हो, 6 हो, डॉट डॉट क्या हो, n हो, जिसका कोई गिनती हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, लास्ट में डिजिट को। तो n चार्ज के सिस्टम के लिए, कितने चार्ज के सिस्टम के लिए बाबू, n चार्ज के सिस्टम के लिए, जैसे मान लिया जाए यहां पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारा चार्ज हो, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट, हम मान लेते हैं क्या है, लास्ट में चार्ज Qn है। और हमको दूसरा पर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, मतलब क्या चीज, क्या होता है, इसी प्रकार इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज, कितने चार्ज के लिए हम लोग अब वर्क कर रहे हैं, n चार्ज के लिए वर्क कर रहे हैं। तब n चार्ज के लिए हमको क्या निकालना है, आप किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अब बोलिए, हम 1 पर निकाले, 2 पर निकाले, 3 पर निकाले या n पर निकाले, हम nवा पर निकाल लेते हैं। किस पर निकाल लेते हैं, nवा पर। नेट फोर्स ऑन क्या चीज, nth चार्ज पर। हमको जब फोर्स निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड प्लस
फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड प्लस बहुत सारा चार्ज होगा लास्ट में, इससे पहले कोई ना कोई तो एक चार्ज रहा होगा, जैसे ही एनमा है तो इससे पहले क्या रहा होगा, क्यू एन माइनस क्या चीज 1, क्यू एन माइनस 1 रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो लास्ट में फोर्स हमको क्या मिलेगा, फोर्स ऑन एन ड्यू टू एन माइनस 1, इस सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ रहे हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं, इन ए सिस्टम ऑफ n charges, in a system of n charges, the total electrostatic force on any one of the charges is the vector sum of forces due to all remaining charges. In this system, कोई दिक्कत, कहने का अर्थ है कि किसी भी n चार्ज के सिस्टम में किसी भी चार्ज पर लगने वाला कुल बल बाकी अन्य आवेशों द्वारा लगे बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही बतलाता है क्या चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक टाइप, इसका टाइप का नाम है पॉलीगन टाइप। टाइप का नाम क्या चीज है, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। इसमें है क्या चीज, एक है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल है, समझ रहे हैं। और इसका साइड दिया हुआ है कुछ भी, मान लिया जाए कितना है, स्मॉल ए, और इसके ईच वर्टेक्स पर चार्ज का मान दिया हुआ है क्यू क्यू क्यू। आपको निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी। सी पर जो चार्ज है इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है, समझ रहे हैं। तो अब जरा समझना है कि नेट फोर्स निकालना है तो इस पर तो दो फोर्स लगेगा, एक ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण, और दूसरा फोर्स लगेगा जो बी पर रखा हुआ है उसके कारण। अब जरा समझिए, ये पहला फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर, और दूसरा जो फोर्स लगेगा, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या चीज, ए। अब दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसका नाम क्या है, जरा बताइए, फोर्स ऑन सी। सी वर्टेक्स पर रखा हुआ है जो चार्ज, उस पर लग रहा है किसके कारण, अब बी के कारण। तो एफ सी बी, दो फोर्स लग गया, हमको नेट फोर्स निकालना है
क्या निकालना है? नेट फोर्स। जब नेट फोर्स निकालना है तब बीच का हमको एंगल भी पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब किसके बराबर होता है? थीटा जो होता है सबका सेम होता है। और सबका सेम होता है, सब किसके बराबर, कितना के बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। इस 60 डिग्री के बराबर है तो ये भी कितना डिग्री के बराबर होगा? थीटा, बोलिए 60 डिग्री के। समझ रहे हैं? तो अब तो हम लोग इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नेट फोर्स निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एफ सी बी का मान क्या होगा और एफ सी ए का मान क्या होगा। जरा बताइए। फॉर्मूला होता है एफ इजक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू, अब बाई क्या चीज़? आर स्क्वायर। यही ना पढ़े हम लोग। अब जरा बताइए, यहाँ पर हम लोग एफ सी बी देख रहे हैं। एफ सी बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जरा बताइए। के इंटू क्यू वन के जगह पर कितना है? क्यू, और क्यू टू के भी जगह पर कितना है? एफ सी बी, यही ना है। तो एफ सी और बी के बीच हम लोग देख रहे हैं। तो इस पर चार्ज कितना है? क्यू वन, और इस पर चार्ज कितना है? क्यू टू। क्यू वन का वैल्यू क्यू, और क्यू टू का भी वैल्यू कितना है? क्यू है। क्या लिखेंगे? के इंटू क्यू अब बाई आर स्क्वायर। आर कहने का मतलब बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? स्मॉल ए। ये हो जाएगा स्मॉल ए का क्या चीज़? स्क्वायर। हम लोग इसको लिख सकते हैं के इंटू क्यू स्क्वायर अब बाई क्या चीज़? ए स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रकार से सिमिलरली हम लिखना चाहते हैं एफ सी ए। देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्स के इंटू क्यू अब बाई क्या चीज़? ए स्क्वायर। यानी के इंटू क्यू स्क्वायर बाई क्या चीज़? ए स्क्वायर। जहाँ देखिए जितना एफ सी बी आया है उतना ही एफ सी ए आया है। हम दोनों के बराबर मान लेते हैं क्या चीज़? एफ। लेट कुछ भी हम लोग मान लिए। अब जरा बतलाइए, हम लोग जानते हैं वेक्टर लॉ में पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्या चीज? सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एफ सी बी प्लस एफ सी ए। यही ना पढ़े थे हम लोग। दोनों का योगफल निकालना है। योग निकालने का तरीका क्या है? रूट अंडर, इसका वैल्यू कितना माने हुए हैं? एफ सी बी का वैल्यू कितना मान लिए हैं? एफ। एफ सी ए का भी वैल्यू कितना मान लिए? एफ। क्या होगा फॉर्मूला? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू क्या चीज? कॉस थीटा। यही लो होता है। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जरा बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कितना हो गया? 2f स्क्वायर अब प्लस 2f स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3f स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हो जाएगा f चाहे रूट 3 या इंटू क्या चीज? f। इसको लिख सकते हैं रूट 3 या f का वैल्यू कितना आ गया है? k इंटू क्यू स्क्वायर बाई क्या चीज? ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यदि आप चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग बनाइएगा। नोट कर लिए? चलिए मिटा दीजिए। चलिए अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं, एक नया प्रॉब्लम। वही है, मान लेते हैं कि कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ रहे हैं? सेम चार्ज दिया हुआ है। वर्टेक्स का नाम रख दिया जाए ए, बी और क्या चीज? सी। मान लीजिए यहां पर चार्ज दिया हुआ है Q
यहाँ पर भी चार्ज दिया हुआ है Q और यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है -Q। समझ रहे हैं? और इस बार आपको नेट फोर्स निकालना है A पर। A पर नेट फोर्स क्या होगा? समझ रहे हैं? अब जरा देखिए, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स A। अब A पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। यहाँ पर क्या है? प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबके बीच का डिस्टेंस कुछ मान लिया जाए। मान लेते हैं स्मॉल a यहाँ भी, स्मॉल a यहाँ भी, स्मॉल e यहाँ भी। सेम प्रॉब्लम है, बस इससे पहले वाला प्रॉब्लम में हम क्या दिए थे कि यहाँ पर नेट फोर्स निकालना था। अब इस बार कहाँ पर निकालना है? यहाँ पर निकालना है। बस इतना ही अंतर है। पीछे वाला क्वेश्चन में सब चार्ज क्या था? प्लस था। एक बार इस चार्ज को हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब जरा आप ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, इट मीन्स माइनस चार्ज जो है, इस पर आप नेट फोर्स, आप वीडियो को पहले रोक लीजिए और निकाल करके बतलाइए। कोशिश कीजिए निकालने का, नहीं बनेगा तुरंत हम बनाएंगे। पहले कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए देखिए, हमको तो इस पर फोर्स निकालना है ना। अब A और C के बीच अट्रैक्शन होगा, कहा कि माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तब फोर्स लगेगा A पर, जो फोर्स होगा इसका नाम मान लिया फोर्स ऑन A और ड्यू टू क्या चीज? C। समझ रहे हैं? अब इधर जो फोर्स होगा इसका नाम क्या रखिएगा? A भी तो A पर फोर्स लग रहा है, इसका नाम क्या होगा? फोर्स ऑन A और ड्यू टू किसके कारण? B। समझ रहे हैं? अब ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल, आप तो जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। सब कुछ तो सेम है। जरा बतलाइए, यहाँ पर FAC बराबर होगा क्या चीज के? FAB के। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस A और C के बीच, उतना ही डिस्टेंस A और B के बीच। अच्छा, जितना डिस्टेंस भी सेम और चार्ज भी क्या चीज? चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या चीज? सेम। तो फोर्स भी क्या होगा? सेम। अच्छा, मतलब कितना फोर्स होगा? K इंटू Q1। Q1 कहने का मतलब Q इंटू Q2 होगा ना, और Q2 भी कहने का मतलब क्या चीज? Q, और बाई क्या चीज? A स्क्वायर, यानी कि K इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर बराबर हम कुछ मान लेते हैं F लेट। कोई दिक्कत? अब बस तरीका तो वही है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या चीज? A। किस पर निकालना है? A पर। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन A ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन A ड्यू टू C। A के कारण, B के कारण A पर फोर्स, और फिर C के कारण A पर फोर्स। और सबका रिजल्टेंट निकालने का तरीका वही है, सेम है। प्रॉब्लम क्या है? सेम है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, इसका भी वैल्यू कितना? बोलिए F, इसका भी वैल्यू कितना लिखे हुए हैं? F। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आया है? सेम आया है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यानी कि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू क्या चीज? कॉस 60 डिग्री। सेम पीछे वाला प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा? F स्क्वायर, बोलिए 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल आउट, रूट अंडर 3 इंटू F, रूट 3 इंटू F। इसका वैल्यू कितना आ गया है? रूट 3। पीछे वाला प्रॉब्लम कितना? K इंटू Q स्क्वायर, अब बाई क्या चीज? A स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको माइंड डेविएट करेगा। समझ रहे हैं? और इसी प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको दिया जाएगा, और यदि आप एक प्रॉब्लम को अच्छा से समझ लेते हैं तो अगला को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको नोट कीजिए और हम फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। नोट कीजिए। अब एक नया टाइप का प्रॉब्लम आप लोग लिखेंगे। मान लीजिए एक स्क्वायर है। क्या चीज़ है बाबू? मोनू समझ रहा है बुआ? क्या चीज़ है? स्क्वायर है और इसके प्रत्येक वर्टेक्स पर चार्ज हम रख देते हैं प्लस क्यू। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। समझ रहे हैं? नाम इसका रख दिया जाए। इसका नाम ए, बी, सी और क्या चीज़ डी। आपको निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। जो ए पर चार्ज रखा हुआ है उस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। जैसे आप लोग पीछे बनाए थे ठीक वैसा ही है। पीछे वाला ट्रायंगल था और ये क्या चीज़ है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तो अब बीच का कोई डिस्टेंस मान लीजिएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका साइड जो दिया हुआ है कितना है? स्मॉल ए है। अब जरा बतलाइए कि नेट फोर्स ए का क्या होगा? नेट फोर्स ऑन ए क्या होगा? वीडियो को रोक करके पहले बनाइए, कोशिश कीजिए कि कैसे बनाया जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए आप लोग कोशिश कर लिए। देखिए ए और बी, यहां पर क्या चीज है? माइनस है और यहां पर क्या है? प्लस है। तब फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा ना। इसका नाम होगा एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या चीज? बी। अब यहाँ और यहाँ के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, खींचना चाहेगा। इसका नाम क्या रख दिया जाए? मान लेते हैं एफ ए क्या चीज है? डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या चीज? डी। और तीसरा एक और फोर्स लगेगा सी और किसके बीच? ए के बीच, जो एलोंग इसके डायगोनल होगा। समझ रहे हैं? और इसका नाम मान लेते हैं क्या होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या चीज? सी। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए डायगोनल जो होता है वो हमेशा कितना डिग्री के एंगल पर होता है? अगर ए 45 पर होगा तो ए भी कितना होगा? 45 पर होगा। सेम एंगल फॉर्म करेगा। समझ रहे हैं? अब जरा देखिए हमको नेट फोर्स निकालना है किस पर? ए पर। तो आप बतलाइए कि जितना यहाँ पर एफ ए बी होगा उतना ही क्या होगा? एफ ए डी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या है? बराबर है और चार्ज भी क्या है? बराबर है। यहाँ पर जरा बतलाइए एफ ए डी का मान एफ ए बी के क्या है? इक्वल है। और दोनों का मान जो होगा वह होगा के इंटू क्यू स्क्वायर। कैसे हो गया? चलिए इसको बाय स्टेप बोल देते हैं। के इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज का मान क्या है? सेम है। अब बाई क्या चीज? डिस्टेंस कितना हम लोग माने हुए हैं? ए। बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी कि इसका वैल्यू होगा के इंटू क्यू स्क्वायर। अब बाई क्या चीज़? ए स्क्वायर बराबर क्या चीज़? ए फ्लैट। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमको निकालना है एफ ए सी। एफ ए सी बराबर क्या होगा? के इंटू, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। और यहाँ पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू। तो क्या होगा? के इंटू क्यू। अब बाई डायगोनल को हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से, तब बाई क्या होगा? डी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू क्यू स्क्वायर। अब बाई डायगोनल बराबर फॉर्मूला होता है √2 इंटू वन साइड। √2a होता है। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू एक साइड कितना हो गया? a, √2
2 इंटू ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्या इसको हम लिख सकते हैं इतना के जगह पर हम लोग क्या माने हुए हैं f, यानी कि ये हो जाएगा f बाई कितना 2। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? अब हमको सबका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे। जब इसका एफ ए बी का और एफ ए डी का जब रिजल्टेंट निकालिएगा तो किसके लॉन्ग आएगा, एफ ए सी के लॉन्ग आएगा। तो पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर देख रहे हैं, ये है एफ ए बी और इधर क्या है एफ ए डी। रिजल्टेंट क्या होगा, एफ आर जो होगा वह किसके लॉन्ग होगा, एफ ए सी के लॉन्ग होगा ना। तो जरा बतलाइए यहाँ पर एफ आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू क्या चीज़, कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर f जो लिखे किसके जगह पर, एफ ए डी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यह है f1, ये क्या चीज़ है f2। एक को समझना है चाहे ऐसा कीजिए और डिटेल हम लिख देते हैं। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एफ आर इजक्वल टू रूट अंडर एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2f ए डी इंटू एफ ए बी इंटू क्या चीज़, कॉस थीटा। समझ रहे हैं? अब जरा बतलाइए, दिखाई दे रहा है बुआ यहाँ पर नीचे, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है बुआ। अब जरा बतलाइए इसके जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, एफ ए डी का वैल्यू हम लोग कितना लिख लिए हैं एफ, एफ ए बी का भी वैल्यू कितना लिख लिए हैं एफ। समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस, कितना डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर जरा बतलाइए, 90 डिग्री का। तो बगल में क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। समझ रहे हैं? थीटा जो होता है दोनों फोर्स के बीच का बना हुआ कोण होता है। अब जरा बतलाइए एफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना हो गया 2f स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2f स्क्वायर, यानी कि √2 इंटू क्या हो जाएगा f। कोई प्रॉब्लम? अब हमको नेट फोर्स निकालना है, देयरफॉर लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन क्या चीज, ए बराबर होगा एफ आर प्लस एफ ए सी। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है, एफ ए सी। अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है। दोनों, इसका रिजल्टेंट भी इसी के लॉन्ग आया है, ये तो इसी के लॉन्ग है, तो डायरेक्ट जरा जोड़ दीजिए। बताइए एफ आर का वैल्यू कितना आया है, √2 इंटू एफ, यही ना आया है। अब प्लस एफ ए सी का वैल्यू कितना आया है, एफ ए सी कहीं निकाले कि नहीं निकाले, यहाँ पर निकाला हुआ है, कितना आया है f/2। लिखा जा सकता है f बाई क्या चीज 2, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा f, यानी कि हो जाएगा √2 + 1/2। आप चाहे तो f का वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। f का वैल्यू कितना है, k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लिख दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2 + 1/2। चाहे तो इसको आप थोड़ा सा और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी किसी बुक में इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर दो हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू √2 + 1 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर एक छोटा सा इसमें टाइप चेंज करते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालें। पहले इसको नोट कीजिए।
अब देखिए सेम प्रॉब्लम लिख देते हैं, आप लोग जरा कोशिश कीजिए बनाने का। एक स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस चार्ज है। और इसके सेंटर पर, कहां पर, इसके सेंटर पर मान लेते हैं कि एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। आपको बतलाना है नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू एट द सेंटर ऑफ दी स्क्वायर गिवन इन द फिगर। कुछ भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो, देखिए चारों तरफ देखिए फोर्स क्या है, सेम है। अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो, चाहे ये चार्ज प्लस हो चाहे ये चार्ज क्या हो, माइनस हो, तो बाय सिमेट्री नेट फोर्स का आंसर जो होगा वह डायरेक्ट क्या होगा, जीरो। बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर क्या चीज दीजिएगा, जीरो दे दीजिएगा। समझ गया? अभी जीरो कैसे हो गया जरा समझिए। यहां पर कुछ नाम रख दिया जाए, इसका नाम ए बी सी और क्या चीज डी। अब देखिए क्यू पर ए जो होगा फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की ओर। एफ ए सेंटर है, इसका नाम रख दिया क्या चीज ओ। समझ रहे हैं? अब क्यू पर बी जो है फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, रिपीट करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। ये हो जाएगा एफ बी ओ। समझ रहे हैं? अब सी जो होगा किधर फोर्स लगाएगा, ए की ओर, एफ सी ओ। क्लियर? अब डी जो है किधर फोर्स लगाएगा, बी की ओर, एफ डी एफ। सब किस पर फोर्स लग रहा है, सॉरी हमको तो नेट फोर्स किस पर निकालना है, ओ पर ना। नाम चेंज कर दीजिए, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, एफ ऑन ओ ड्यू टू बी, ये हो जाएगा एफ ऑन ओ ड्यू टू सी, ये हो जाएगा एफ ऑन ओ ड्यू टू क्या चीज, डी। क्लियर? अब जरा बतलाइए, यहां पर जितना फोर्स ए के कारण उतना ही ना फोर्स लगेगा किसके कारण, बी के कारण। उतना ही फोर्स लगेगा क्या चीज के कारण, सी के कारण। उतना ही फोर्स लगेगा डी के कारण। तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कोई प्रॉब्लम? उसी प्रकार से यदि कोई ट्रायंगल पर दे दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर सेम फोर्स सेम चार्ज, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, कहा जाए कि इसके सेंटर पर जो कोई चार्ज रख दिया जाए, मान लेते हैं प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो यहां भी आंसर क्या होगा, बाय सिमेट्री क्या चीज, जीरो। डायरेक्ट आंसर क्या दीजिएगा नेट फोर्स का, जीरो। चाहे मान लीजिए कि कोई सर्किल है, क्या चीज है, सर्किल है या रिंग है और इस पर भी चार्ज किया हुआ, इसको भी क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, और इसके सेंटर पर कोई प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज रख दे, तो नेट फोर्स क्या होगा, बाय सिमेट्री क्या चीज, जीरो। चारों तरफ फोर्स क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो ये कितना फोर्स फील करेगा, जीरो फोर्स फील करेगा। सो रहे हैं विद्यार्थीगण, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में और उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम में कैसे लाते हैं, जब दो चार्ज के बीच में हम लोग तीसरा चार्ज को रखेंगे। धन्यवाद।